नमस्कार। आज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगातार पिछले कुछ सालों से एलिगेशंस लगते जा रहे हैं कि वो एक तरीके से बायस्ड होकर काम करता है। उसी बायस्डपन में एक और उसके ऊपर जो गंभीर आरोप लगे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट तक में मामला चला गया, जो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन का काम चल रहा है, जिसको सर कहा जा रहा है, वो आखिर सर की जो पूरी प्रक्रिया है वो आखिर क्या है, थोड़ा सा उसको देखेंगे। थोड़ा सा ये देखेंगे कि क्या जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो लीगल कर रहा है, क्या उस पर उसका हक बनता है, उसको किसने ये अधिकार दे रखे हैं, उन प्रोविजंस को जरा सा देखेंगे। और जिन सेक्शन जो है पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का उसको फॉलो कर रहा है उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर इशू बहुत सारे हैं। एक एलिगेशन है कि इलेक्शन कमीशन गलत कर रहा है, एक एलिगेशन है कि इलेक्शन कमीशन सही कर रहा है, कहीं पर आ रहा है कि यहाँ पर फॉरेन जो रेजिडेंट हैं, जो इलीगल तरीके से आए हुए, उनको निकाला जा रहा है। कहीं पर एलिगेशन लग रही है कि जो माइग्रेंट लेबर है, जो माइनॉरिटी है, जो मार्जिनल सेक्शन है, उनके खिलाफ एक तरीके से मुहिम चलाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उसको पता है कि हम वहाँ इलेक्शन हार जाएंगे, ऐसा अपोजिशन का कहना है। तो अभी इलेक्शन होने में समय है, दिसंबर में होना, लेकिन उससे पहले ये सारी कवायद शुरू हो चुकी है। तो चलिए पहले नज़र डालते हैं कि आखिर करंट में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उसने कहा कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने जा रहा है जो इलेक्टोरल की लिस्ट है, यानी कि जो वोटर लिस्ट है उसके ऊपर वो कार्रवाई करेगा, देखेगा कौन सही है कौन नहीं है। उसके पास इसका लीगल अधिकार है, उसको मैंडेट है कि वो हर 5 साल में जो लिस्ट है उसको अपडेट कर सकता है। तो उसने जो इलेक्शन कमीशन ने कहा, उसने कहा कि जो 2003 तक जो वोटर उसमें थे या उनके पेरेंट्स थे, उनको वो नहीं टच कर रहा। जिन्होंने एंट्री 2003 के बाद कराई है, यानी कि जो 2003 के बाद 18 साल के हुए हैं, उनको कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट को सबमिट किया जाए। और जिन डॉक्यूमेंट को सबमिट करने को कहा जा रहा है उस पर इशू है, उन डॉक्यूमेंट्स को भी हम देखेंगे। तो जब उनको कहा जा रहा है कि आ जाओ, लेकिन एलिगेशन ये लग रही है कि एक तो डॉक्यूमेंट जो पूरे नहीं मांगे जा रहे, दूसरा समय बहुत कम दिया जा रहा है। 24-25 जुलाई तक उसको जो व्यक्ति है उसको सबमिट कराना है कि उसके पास वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट हैं। उसके बाद 1 अगस्त के आसपास, 1 अगस्त 2025 के आसपास वो एक ड्राफ्ट लिस्ट जारी करेगा इलेक्शन कमीशन, जिसमें कुछ अगर त्रुटियां हैं तो उसको ठीक किया जा सकता है। और उसके बाद वो 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट जारी कर देगा। तो कुल मिला के अगर कोई मार्जिनल सेक्शन का व्यक्ति है, कोई माइनॉरिटी में है, कोई वुमेन है, कोई अनपढ़ है, या किसी तरीके से डेलिब्रेट उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि सरकारी डॉक्यूमेंट अगर उसके पास नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आधार नहीं माना जा रहा, वहाँ पर पैन नहीं माना जा रहा, वहाँ पर जो पहले की वोटर आईडी है 2003 के बाद की बनी हुई, उसका नंबर नहीं माना जा रहा, तो एक तरीके से उस आदमी के पास चांसेस बहुत कम है कि वो 1 महीने के अंदर वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट अरेंज कर ले। चाहे वो भारत का असली नागरिक है, उसके लिए भी मुश्किल है, 6-6 महीने लग जाते हैं। हम जानते हैं किस तरीके से म्युनिसिपल कमेटी हो गई या जो ये फाइलों का काम है वो किस तरीके से चलता है। तो ये सारे इशू वहाँ पर चल रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हमें ये करना है, लेकिन फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुँच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक तरीके से इलेक्शन कमीशन को कह दिया कि भाई तुम्हारा मैंडेट जो है वो सिटीजनशिप को प्रूव करने का नहीं है, वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सिटीजनशिप का काम जो है वो होम मिनिस्ट्री का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तुम्हारा काम सिर्फ है कि जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसको तुम्हें वोटर लिस्ट में डालना है, अगर वो 18 साल से ऊपर हो गया, तुम्हारा सिर्फ इतना काम है। और तुम कर तो ठीक रहे हो, लेकिन तुम्हारी जो टाइमिंग है और वो सही नहीं है, क्योंकि वो इतने कम समय में तुम कर नहीं पाओगे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आधार वाले भी आ जाओ, तो घूम फिर के फिर से लीपा पोती की तरफ काम जा रहा है। तो जो करना चाहिए था वो या तो पहले करते, या साफ नीयत थी तो उसको और अच्छे से करते। ठीक है, तो सारे मामले को देखते हैं। उसके अलावा जो पुराने इलेक्शन जो कमिश्नर रिटायर हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन, उनका कहना है कि मैंडेट तो है लेकिन टाइम नहीं है। उनका यही एलिगेशन है कि वो तो अधिकार क्षेत्र है, करना चाहिए उनको और ये करते रहना चाहिए, ताकि कोई इलीगल जो व्यक्ति है वो ना आ जाए और जो डेमोक्रेटिक जो मैंडेट है वो उस पर हावी ना हो जाए। लेकिन वहीं पर ऑपोजिशन का कहना है कि अभी तो इलेक्शन हुए थे 2024 में, 23 में, तो जब 23-24 में इलेक्शन हुए तब आप उसको मान रहे थे कि वही वोटर सही है। अब आप सीधा 2003 पे पहुंच गए और पिछले 22 साल का जो वोटर है उसको आप मान रहे हो कि नहीं है। तो जब बिहार की जनता ने जिन जिन एमपी को चुना है तो उनकी भी कैंसिल करो कि अगर इतने लोग जायज़ ही नहीं थे तो फिर आपने कैसे उनसे इलेक्शन में वोट डलवाई। तो चलिए फिर देख लेते हैं, जरा सा थोड़ा सा लीगल पॉइंट है, डिटेल में नहीं देखेंगे कि जो 1950 का एक्ट है जिसके अंतर्गत ये कर रहे हैं, सेक्शन 19 है, वहाँ पर वो क्या कह रहा है।
वहाँ पर कह रहा है कि कोई भी 18 साल से नीचे 18 साल से ऊपर का है तो वो क्या हो जाएगा, वोट डालने का अधिकारी हो जाएगा। और उसके बाद क्या होना चाहिए, वो ऑर्डिनरीली उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहना चाहिए। मतलब कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर एमएलए चुना जाता है तो वो उस पर्टिकुलर जगह पर रहते होने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उसको वहाँ पर रहते हुए मिलना चाहिए। लेकिन उस जो रह रहा है ऑर्डिनरी रेजिडेंस है उसकी डेफिनेशन उससे भी खतरनाक है, उसको हम देखेंगे। तो ये जो मैंडेट मिला हुआ है इलेक्शन कमीशन को वो संविधान के द्वारा मिला हुआ है, 324 आर्टिकल है। 326 जो है देखिए वहाँ पर 326 के अंदर उसको मैंडेट है किसको किसको करना है। वहाँ पर फिर से वही चीज़ जो अलग एक्ट में लिखी है वहाँ पर लिखी हुई है कि हर जो नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पर बात आती है। जो इलीगल लोग आ गए हैं, जो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के, म्यांमार के, नेपाल के बहुत सारे लोग मिले हैं जिसको अपोजिशन नहीं मान रहा और इलेक्शन कमीशन मान रहा है, तो वो उनकी अपनी वहाँ पर पॉलिटिक्स है, क्या सबूत कौन देगा उस पर हम अभी नहीं जा सकते। तो यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है, यहाँ पर आर्टिकल 326 में लिखा हुआ, और 18 साल से ऊपर होना चाहिए। तो ये दो बेस है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। यहाँ पर ऑर्डिनरीली रेजिडेंट होना चाहिए और वहाँ पर इलेक्टर रोल में वो रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ पर सिटीजनशिप की बात नहीं की जा रही। देखिए बहुत आम भाषा में सुनने में लगता है एक जैसा है, लेकिन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट तो कोई भी हो सकता है, वो इलेक्टोरल जो है उसके अंदर रजिस्टर करा सकता है, लेकिन वो सिटीजन ऑफ इंडिया है कि नहीं वो है। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम तो इस पर भी जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तुम्हारा ये काम नहीं है, सिटीजन कौन है कौन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, और उन लोगों को नहीं लेना है जो नॉन रेजिडेंस है। ये संविधान में लिखा हुआ है, नॉन रेजिडेंट यानी कि नहीं रहते हैं, छोड़कर चले गए, जो एनआरआई हैं। इसको बाद में अमेंड कर दिया गया, उसको भी देखेंगे। तो अब वो वोट दे सकते हैं एनआरआई। अनसाउंडनेस माइंड है, पागल है, नहीं सही है, ये उधर भी लिखा हुआ है इधर भी लिखा हुआ है। और या फिर इलीगल प्रैक्टिस वगैरह में है, करप्ट है, किसी ने कोर्ट ने सजा दे दी, उनको निकाल सकते हैं। किसी प्रिजन में है उसको भी अधिकार नहीं है वोट देने का। तो ये 19 है और ये है 20 जिसमें उसको डिफाइन किया गया है कि ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट है वो आखिर है कौन। तो क्योंकि अब सारी बात तो पॉलिटिक्स पे चल रही है, कोई इस तरफ नहीं जा रहा कि आखिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कौन, हम खुद वोटर है कि नहीं। अगर कल को हमारी जगह पर भी इलेक्शन कमीशन ऐसी कोई पॉलिसी लेके आता है तो क्या वो सारे डॉक्यूमेंट, क्या हम उस क्राइटेरिया पे उतरते हैं? क्योंकि सब लोग हम क्या मानते हैं कि आधार है, पैन है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी का नंबर है, राशन कार्ड है, सब कुछ हम मानते हैं कि यही सिटीजन होने की प्रूफ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी सिटीजन का नहीं है। सिटीजनशिप के लिए हम अलग से आपको बता रहे हैं 11 डॉक्यूमेंट। तो अब यहाँ पर देखिए फिर से वो क्या कह रहा है, वही एक्ट उसका अगला सेक्शन कह रहा है कि वो ऑर्डिनरी जो रेजिडेंट है वो उसको नहीं मानेंगे जिसके पास वहाँ पर घर है और या फिर उसके पास कोई ऐसी रहने की जगह हो गई है। तो अब यहाँ पर फिर वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। पहले में तो उसने कह दिया कोई भी रह रहा है, तो दूसरे में उसको डिफाइन कर रहा है। यहाँ पर फिर से अब इशू आ जाएगा सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वाला कि भाई डॉक्यूमेंट दिखाओ, केवल घर रहने से नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इशू केवल फॉरेनर का नहीं है जो इलीगल तरीके से आया है, बात उसकी भी है जो माइग्रेंट है, खास करके बिहार, यूपी, जहाँ से बहुत बल्क जो है वो माइग्रेशन में रहता है। एक ठीक ठाक क्लास जाती है जो वहाँ पर सेटल हो जाती है, कुछ वहाँ पर सीजनल लेबर की तरह जाते हैं, जो धान की रोपाई का समय है तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की तरफ चले गए, किसी और चीज़ का सीज़न है तो वहाँ पर चले गए। ज़रूरत के हिसाब से जो मूव करते हैं, पूरी फैमिली को मूव नहीं करते। अब वो एक तरीके से उनके पास ना तो वो वहाँ के हो पाते हैं, ना वहाँ का उनके पास रेजिडेंस रह पाता है। कई बहुत दिनों तक अकेले अकेले भी माइग्रेशन करके रहते हैं और वोट डालने कभी कभी आ जाते हैं। लेकिन अगर उस तरीके से डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे जैसे अभी, तो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है इतने कम समय में उस डॉक्यूमेंट को देना। तो उसके अलावा यहाँ पर उन लोगों को जो टेम्परेरी रहते हैं उनको कहा जा रहा है कि उनको दे दी जाएगी। ये बाद में ऐड किया गया है 1A जो है, इसी के तहत जो एनआरआई है उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया कि भाई तुम दे दो। तो देखिए एनआरआई जो देश के लिए रेमिटेंस भेजता है, डायस्पोरा है, बाहर कहीं ना कहीं काम आता है, बाहर बैठा बैठा जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय करता है। लेकिन जो वाकई में सिटीजन है, जो हम यहाँ पर रह रहे हैं, जो यहाँ की हर वो कमियों को, हर अच्छाई को जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, चेरिश कर रहे हैं, उसको ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। और जो एनआरआई है, क्योंकि वो रेमिटेंस भेजता है, कोई डायस्पोरा है, अलग से उसकी एक स्ट्रेटेजिक वैल्यू है, तो उसको बहुत तरजीह दी गई है, उसको वोट देने का अधिकार दिया गया है, जो कि उसका कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है वो कभी आता भी ना हो सकता है उसको मतलब भी ना हो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वहाँ पर क्या हो रहा है।
तो यहाँ पर इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी देखने वाली बात है। उसके अलावा जो व्यक्ति जेल में है, पागल है, मेंटल हॉस्पिटल में है, वो अधिकारी नहीं है। उसके अलावा और भी प्रोविजन दिए गए हैं कि जो सर्विसेज में है, गवर्नमेंट सर्विस में है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में जो वहाँ पर नहीं रहते उनको माना जाएगा कि वो रेजिडेंट है, उनको वोट देने का अधिकार रहेगा। तो ये तो सारी लीगल बातें थी। ऑपोजिशन की बात भी हमने कर ली कि वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि जानबूझ के उन लोगों को निकाला जाएगा जो कि बीजेपी को वोट नहीं देते। तो ऑपोजिशन का मानना है कि जो गरीब तबका है, जो मार्जिनल सेक्शन है, जो माइनॉरिटी में है, वुमेन है, जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं, वही आदमी ऑपोजिशन को वोट देता है, वो बीजेपी को नहीं देता। तो यहाँ भी थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए। हाँ, ओवरऑल हम देख रहे हैं कि प्रोसेस थोड़ा तेज़ी से किया जा रहा है। और अब आते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ कि इलेक्शन कमीशन लीगल तो है, काम तो सही कर रहा है, लेकिन उसको पहले करना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो उसने 11 डॉक्यूमेंट रखे, इन डॉक्यूमेंट्स में पता करना बड़े बड़ों के लिए मुश्किल हो जाए, जल्दी से ना मिले। ठीक है, तो जैसे पहला डॉक्यूमेंट है, कोई कह रहा है कि आइडेंटिटी कार्ड किसका हो, पब्लिक सेक्टर यूनिट का हो, पेंशन पेमेंट ऑर्डर का हो, कुछ इस तरीके का, जिससे पता लग जाए कि ये व्यक्ति कभी भारत का नागरिक था, इसको भारत सरकार ने नौकरी पे रखा हुआ था, उसको पे दे रहे थे। तो ये मार्जिनल सेक्शन वाला व्यक्ति कहाँ पहुँचेगा, ये वो तो है ही नहीं। और जिसके पास होगा उसका तो वैसे ही बन जाएगा। आइडेंटिटी कार्ड कोई ऐसा हो जो भारत की सरकार ने इशू किया हो, किसको, लोकल अथॉरिटी ने किया हो, पोस्ट ऑफिस ने किया हो, LIC ने किया हो, किसी तरीके का कोई खाता खुलवाया, कुछ भी किया। कब? 1 जुलाई 1987 से पहले। 1 जुलाई 1987 बहुत ही एक हिस्टोरिक जो डेट है भारत में। 1 जुलाई 1987 से पहले एक तरीके से जो भारत में पैदा हुआ, उसको किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो बाय बर्थ सिटीजन है। बस उसके माँ बाप भी सिटीजन हो, वो भी बर्थ उनका हुआ हो। तो जो हमारे जैसे हैं वो बाय बर्थ, हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारा तो 1 जुलाई 1987 से पहले है तो है, लेकिन बहुत सारे सेक्शन जिसके बारे में वो मांगना चाह रहे हैं 2003 के बाद, उनके लिए ये इशू आएगा, क्योंकि ये उनके लिए लागू नहीं है। तो ये दूसरे लोगों के लिए, वो पहले से ही लिस्ट में होंगे, तो बाद वालों के लिए कोई काम का है नहीं। फिर कह रहा है बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कम्पिटेंट अथॉरिटी। अब यहाँ पर इशू ये है कि माइग्रेंट लेबर बेचारा गया था बम्बई में काम करने, काम करते करते वहीं पर उसका बच्चा हो गया, वहीं पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने उसने बर्थ सर्टिफिकेट इशू करवा लिया। अब वो वापस आ गया है, बिहार में रहने लग गया, उसको लग रहा है कि बिहार में रहना चाहिए, वहाँ तो हिंदी मराठी ये सब चल रहा है। अब उसके पास जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो बम्बई का है। अब उस बर्थ सर्टिफिकेट का बिहार में वैल्यू नहीं, क्योंकि इनको तो यहाँ पर चाहिए। सिटीजन ऑफ इंडिया तो मान लेंगे, लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट कैसे मानेंगे उसको? उसके लिए क्राइटेरिया में उसका घर होना भी जरूरी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। पासपोर्ट किस माइग्रेंट लेबर या जो गरीब लोग हैं उनके पास है, क्योंकि वोटर तो वहीं पर ज़्यादा है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। तो 2-3 करोड़ वोटर जो हैं वो उस दायरे में आ रहे हैं जो 2003 के बाद है। 10वीं का सर्टिफिकेट या उससे ऊपर का, स्कूल ही नहीं गया हो तो वो कहाँ से लाएगा? बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्कूल नहीं जा रहे। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट स्टेट अथॉरिटी, ठीक है, ये हासिल कर सकता है, वो वहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट रह रहा है, कर सकता है, सबूत लेके जाएगा। लेकिन 25 जून को नोटिफिकेशन है, 25 जुलाई तक डॉक्यूमेंट देने की किसी की औकात नहीं है, नहीं पहुँच सकता लेके ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट, क्योंकि उसके पास क्या होगा? राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, उसको मान नहीं रहे, वो कैसे साबित करेगा कि मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ? तो नहीं दे पाएगा वो। फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, चलिए जो शेड्यूल ट्राइब है उसके पास होगा तो वो दे देंगे। ये वाले में हो सकता है कि लगभग जो हो उस क्लास के उनके पास होगा, OBC का, SC का, ST का। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो कि अभी पूरे भारत में लागू नहीं है, तो जहाँ पर है वहाँ पर पहले ही लिखा हुआ जहाँ पर हो। तो ये उन्होंने बनी बनाई लिस्ट दे दी, बिहार के लिए स्पेसिफिक नहीं है, इसको ये भी समझना चाहिए। फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट लोकल अथॉरिटी, तो अगर कोई फैमिली रजिस्टर कोई लोकल अथॉरिटी, म्यूनसिपल कमेटी या ग्राम पंचायत या ग्राम सभा कुछ ऐसा करती है तो वहाँ से वो दे सकता है। तो ये एक थोड़ा सा ईजी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर करप्शन होगी। एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय द गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट ने कोई प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत या किसी भी आवास योजना के अंतर्गत, पहले इंदिरा आवास योजना थी उसमें दिया गया उसका सर्टिफिकेट है तो हो जाएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो एक बहुत बड़ा तबका है उसके पास ये नहीं होगा। हम में से जो वीडियो देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, कोई एक आधा इसमें से होगा, नहीं तो बहुत सारे नहीं होंगे। और ये भी नहीं पता कि ये बनेंगे कहाँ, इसको बनाने का भी कोई प्रोसेस नहीं है क्लियर, किसी को कुछ नहीं पता, धक्के खाने वाली बात है। तो इसलिए जो ऑपोजिशन कह रही है वहाँ पर कि बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, जल्दी किया जा रहा है
और डेलिबरेटली किया जा रहा है, वो डेलिबरेटली वाले को छोड़ दें तो जल्दी से किया जा रहा है, तेज़ी से किया जा रहा है और पूरी प्लानिंग नहीं है, ये तो दिखता है, क्योंकि आसान नहीं है। भारत जैसे बड़े देश में, वो भी बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी काफ़ी वहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर बढ़ चुकी है। और उसके यही नहीं रुक रहा इलेक्शन कमीशन, उसने कहा है कि अब हर स्टेट में करने जाएंगे। चलिए, वहाँ तो समय है तो हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में करने जा रहे हैं, वहाँ पर भी समय है तो हो जाएगा। तो मेरा कहने का भाव है कि ठीक है, जो फॉरेन रेजिडेंट हैं उनको तो, इलीगल माइग्रेंट है उनको तो नहीं मिलना चाहिए। उनको तो कौन कहेगा भाई बांग्लादेशी आदमी वोट दे बिहार में, नेपाली आदमी वोट दे बिहार में, या कोई म्यांमार से आके वोट दे, या पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से कोई वोट दे, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। लेकिन इशू ये है कि कहीं उसके बहाने किसी ऐसे सेक्शन को टारगेट किया जा रहा हो कि जिनको मैनिपुलेट करना इस वक्त आसान ना हो, क्योंकि हो सकता है कि जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है उसके लिए वो जो एग्जिस्टिंग सरकार वहाँ पर चल रही है, कम से कम मेरे ख्याल से 20 साल होने वाले हो गए, उसके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी हो जिसके कारण वो सेक्शन पूरी तरीके से अगेंस्ट हो, और उसको अगर टैकल कर लिया जाए तो मैंडेट के कहीं आसपास पहुंचा जा सकता है। मे भी शायद ये अगर प्लानिंग हो, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनता है तो ऐसा कह सकते हैं। अगर वो न्यूट्रल होकर कर रहा है तो फिर तो आपके सामने पूरी डिस्कशन हो ही गई। आप अपने जो विचार हैं, जो कमेंट है, जो आपके मन में आ रहा है, उसको ज़रूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद।